नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर डी.पी. गोस्वामी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल के अपने व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए आज आपको अंग्रेज भारत में कैसे आए, किन परिस्थितियों में उन्होंने यहाँ पर प्रवेश लिया, उसके बारे में अपनी जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने अपने पूर्व के व्याख्यान में बताया कि यहाँ पर पुर्तगाली और डच जो व्यापार के दृष्टिकोण से भारत आए थे, उन्होंने यहाँ की राजनीतिक कमजोरी का लाभ लेते हुए अपना स्थान बनाने में सफलता अर्जित की। यदि देखे जाए तो वास्तविक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो संरचना हुई, उसका मूल उद्देश्य भारत से ही व्यापार करना था, क्योंकि भारत के यहाँ के उत्पादों को विदेशों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था और विश्व विख्यात थे। अंग्रेज जो भारत में आए, उन्होंने भारत में आकर नवीन व्यापारिक गतिविधियां प्रारंभ की और उसमें सर्वाधिक सफल और प्रभावोत्तात्मक सिद्ध हुए। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक जब एशियाई वस्तुएं यूरोप में पहुंचने लगी, तो इस लाभ के व्यापारियों ने अंग्रेज़ों के पूर्व जो लाभ हुआ, उससे अंग्रेज़ों को भारत की ओर आने के लिए प्रेरित किया। और 1599 में इस कड़ी में मिडिल हॉल भारत आया था। व्यापार के दृष्टिकोण से महारानी एलिजाबेथ प्रथम का एक चार्टर पारित किया गया, जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ। इस चार्टर यानी आदेश पत्र के अनुसार गवर्नर और लंदन की कंपनियों के व्यापारियों को पूर्व में व्यापार के विशिष्ट अधिकार दिए गए। प्रारंभ में ये विशेषाधिकार मात्र 15 वर्षों के लिए दिए गए थे, लेकिन 1609 में एक नवीन चार्टर पुनः पारित किया गया, जिसमें इसके जो समय सीमा उसको बढ़ाई गई। शुरुआती वर्षों में सामान्य तौर पर व्यापारियों के एक समूह का स्वतंत्र बेड़ा भेजा जाता था। ऐसी यात्रा से प्राप्त लाभ को वे आपस में बांट लेते थे। वित्तीय दृष्टिकोण से ईस्ट इंडिया कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी से छोटी थी, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजी कंपनी की एक विशेषता यह थी कि उनमें उनका संगठन बड़ा ही सहज था। इसमें 24 निदेशकों का एक समूह था, जिसका चुनाव प्रत्येक वर्ष शेयर होल्डर की आम सभा में होता था। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ध्यान मसाले के व्यापार में विशेष रूप से इंडोनेशिया से काली मिर्च और मसाला प्राप्त होने वाले द्वीपों तक केंद्रित रखा। प्रथम 12 वर्षों तक इनके प्रत्येक वर्ष 20% का लाभ होता रहा, लेकिन शीघ्र ही अंग्रेजों को भारतीय वस्तुओं में विशेषतः कपड़े का महत्व समझ में आया। वे इसका महत्व समझे और इससे उनको अत्यंत लाभ होने लगा। उन्होंने सूरत में कारखाना खोलने की योजना बनाई और इस कड़ी में विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1609 में आगरा पहुंचा, किंतु पुर्तगालियों के प्रभाव के कारण वह सफल नहीं हुआ, उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। 1611 में कैप्टन मिडलटाउन ने सूरत के निकट एक स्वाली हॉल में पुर्तगाल के जहाजी बेड़े को परास्त किया, जिसे मुगल सम्राट जहांगीर ने प्रभावित होकर 1613 में सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अंग्रेजों को अनुमति प्रदान कर दी। इसी प्रकार से 1611 में मछलीपट्टनम में अंग्रेज एक कारखाना स्थापित करने में सफल हो चुके थे। हॉकिंस एवं थॉमस रो 1609 में हॉकिंस और 1615 में सर थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा गया, जिन्होंने एक वाणिज्यिक संधि के लिए प्रयास किए, लेकिन वे असफल रहे। लेकिन थॉमस रो को
भारत से व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। तो इस प्रकार से पूर्वी भारत में जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका प्रभाव बढ़ता चला गया। 1630 में पूर्वी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव तेजी से बढ़ा। 1633 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उड़ीसा के बालासोर और 1651 में बंगाल के हुगली में कारखाने स्थापित किए। बिहार में पटना और बंगाल में ढाका और कासिम बाजार में भी कई कारखाने इन्होंने खोले। 1658 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल तट पर सेंट जॉर्ज किले के नियंत्रण इनके अधीन हो गए थे। इस प्रकार से जैसे व्यापार के लिए माल जैसे कपड़े का थान, सिल्क, चीनी और शोरा देश के अंदरूनी हिस्सों में लाना पड़ता था और इन्हें कई जगह चुंगी और सीमा शुल्क देना पड़ता था। कंपनी ने बराबर इन बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न किया। 1651, 1656, 1673 में से प्राप्त फरमानों से इन बाधाओं से मुक्ति मिली। अब उन्होंने कुछ निश्चित राशि भारतीय राजाओं को देनी पड़ती थी और वो व्यापार करते थे। 1680 में मुगल सम्राट ने कंपनी पर जजिया कर लगाया और इसके बदले में कंपनी को सूरत के अलावा सभी जगह सीमा शुल्क रहित व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। कलकत्ता से व्यापार की शुरुआत 1690 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ली गई, जब वहाँ के नवाब इब्राहिम खान ने इन्हें आमंत्रित किया और एक फरमान के तहत औरंगजेब ने एक निश्चित आर्थिक राशि के बदले में बंगाल में चुंगी रहित व्यापार की अनुमति अंग्रेज कंपनी को दे दी थी। तो इस तरह से समय की लाभ लेते हुए इन्होंने 1698 में 1200 रुपये में सुल्तानती गोविंदपुर और कलिकत्ता गांव की जमींदारी प्राप्त कर ली, जो बाद में कलकत्ता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार से इन प्रारंभिक 90 वर्षों में कंपनी ने बम्बई, मद्रास और कलकत्ता पर अधिकार स्थापित कर लिए। फर्रुखशियार का जो फरमान था 1717 में, उसके तहत इन्हें भारत से एक शाही फरमान जारी किया था फर्रुखशियार ने, जिसमें विशेष अधिकार इनको दिए गए। इन अधिकारों में ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता के आसपास और अधिक क्षेत्रों में राजस्व वसूली के अधिकार प्रदान किए गए। 10,000 रुपये सालाना राशि देने के एवज में सूरत के सभी करों से उन्हें मुक्ति मिल गई। कंपनी को बिना शुल्क दिए बंगाल में मुक्त रूप से व्यापार करने की छूट मिली, जिसके बदले में कंपनी को 30,000 रुपये की एक रकम वार्षिक रूप में अदा करनी पड़ती थी। बम्बई में ढाले गए कंपनी के सिक्के को पूरे मुगल साम्राज्य में वैधता प्रदान करने की घोषणा कर दी गई। कंपनी के हैदराबाद के पुराने विशेषाधिकार बनाए रखे गए और उस क्षेत्र में उन्हें छूट दे दी गई। इस प्रकार से देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने बड़ी सूझबूझ से अपनी व्यापारिक परिसीमाओं को बढ़ाया और उन्होंने यहाँ से अत्यंत लाभ कमाया। इस दौरान उनका पुर्तगालियों और डचों से ज़बरदस्त भिड़ंत हुई, जिसमें अनंतोगत्वा उनकी विजय हुई। 1795 में अंग्रेज़ों ने डचों को पूर्ण रूप से भारत से निकाल दिया था। इस प्रकार से उन्होंने भारत में व्यापार का न केवल विस्तार किया, वरन व्यापार से अत्यधिक कमाई भी प्रारंभ कर दी थी। इस व्याख्यान को मैंने PDF के माध्यम से आपको अपलोड कर दिया है, आप इसको एक बार पढ़ लें, आपको बहुत विस्तार से इसकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। धन्यवाद।